हाय एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू आवर चैनल। तो हम आर्ट एंड कल्चर लेक्चर 3 आज डिस्कस करेंगे, क्विक रिवीजन सीरीज़ का। तो हमने लेक्चर 1 एंड लेक्चर 2 में जो थे जो जनवरी, फरवरी एंड मार्च, अप्रैल, ठीक है, ये चारों मंथ के जो करंट अफेयर्स से रिलेटेड टू आर्ट एंड कल्चर, बहुत सारा हमने स्टैटिक भी डिस्कशन इसमें किया है, तो वो सारा हमने डिस्कस कर लिया था। तो यू शुड मस्ट वॉच दोज वीडियो, वो आपका काफ़ी ज़्यादा टाइम सेव भी करेंगे और हेल्पफुल रहेंगे, ठीक है। आप प्लेबैक स्पीड आप इंक्रीज़ कर सकते हो, यू कैन लिसन टू दोज डिस्कशन। इसके अलावा आज हम मई और जून का डिस्कस करेंगे, ठीक है। मई जून 2020 के जो न्यूज़ आर्टिकल्स हैं रिलेटेड टू करंट अफेयर्स, तो वो डिस्कस करेंगे आर्ट एंड कल्चर से। यही सेक्शन मैंने इसलिए चूज़ किया है क्योंकि इसे लोगों को स्टैटिक पार्ट भी समझ में नहीं आता और इसका आर्ट एंड कल्चर का जो करंट अफेयर्स है वो भी छोड़ के चले जाते हैं एग्ज़ाम में, ठीक है। तो इट विल हेल्प अ लॉट आपके जो अपकमिंग जो एग्ज़ाम्स होंगे आगे अगले साल भी जो होंगे 2021 में जो स्टार्टिंग से होंगे, तो यहाँ पे भी ये बहुत काम आएगा, ठीक है। तो यू शुड मस्ट वॉच द एंटायर वीडियो डिस्कशन एंड प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। तो आप शेयर ज़रूर करें वीडियो को। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहला जो न्यूज़ में था वो वर्ल्ड वॉर 2, ठीक है। द्वितीय विश्व युद्ध क्यों न्यूज़ में था? क्योंकि यूएस, यूरोप एंड रशिया सेलिब्रेटेड मई 8, ठीक है। तो रशिया में मई 9 को सेलिब्रेट किया जाता है, यूएस यूरोप में मई 8 को सेलिब्रेट किया जाता है एज विक्ट्री डे टू मार्क 75th एनिवर्सरी ऑफ एंड ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर इन यूरोप। अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पहले कॉजेज़ भी देखेंगे और इसमें क्या था, ये टोटल वॉर था, मोस्ट डिस्ट्रक्टिव वॉर दैट वर्ल्ड हैज़ ऑब्जर्व टिल डेट। और प्राइमरी जो कॉम्पिटेंट्स थे इसके कौन थे, आपको पता है, धुरी राष्ट्र और मित्र शक्तियाँ, जो मित्र देश थे, है ना, यानी कि एक्सिस नेशन और अलाइड नेशंस थे। तो एक्सिस नेशंस में कौन थे? जर्मनी, इटली, जापान, ठीक है। जर्मनी, इटली, जापान। और अलाइड नेशंस में ग्रेट ब्रिटेन, जो अभी P5 के भी मेंबर है, ग्रेट ब्रिटेन एंड इट्स कॉमनवेल्थ नेशंस एंड फ्रांस, सोवियत यूनियन यानी कि जो अभी रशिया है, और क्या, यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है। तो ये अलाइड नेशंस में हो गए। अब इम्पैक्ट से पहले हम इसका कॉज पढ़ लेते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध हुआ क्यों। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ क्योंकि एक वर्सलीज ट्रीटी थी विच वॉज कंसिडर्ड ह्यूमिलेटिंग एंड कॉज रिसेंटमेंट इन जर्मनी, ठीक है। तो जर्मनी को काफ़ी ज़्यादा, मतलब ये इस पर बहुत ज़्यादा सैंक्शन लगा दिए गए थे, तो ये ह्यूमिलेटिंग उनको लगी। सेकंड जो कॉज था वो था फेलियर ऑफ द लीग ऑफ नेशंस, ठीक है। लीग ऑफ नेशन बना था, इसके फेलियर की वजह से टू अपहोल्ड कंसेप्ट ऑफ कलेक्टिव सिक्योरिटी। देन थर्ड है ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस, ठीक है, जिसके बाद फिर क्या हो गया था, ग्रेट डिप्रेशन हुआ था अमेरिका में, एज इट लेड टू राइज ऑफ हिटलर एंड अदर फासिस्ट पावर्स। फोर्थ जो कॉज था, हिटलर्स रोल, ही अटैक्ट पोलैंड, ठीक है। तो ये जो इसको बोला जाता है इमीडिएट कॉज ऑफ वॉर, ठीक है, जो ये पोलैंड पे अटैक हुआ था ऑन ऑल फ्रंट्स, ठीक है, rather than just capturing the Polish corridor and Danzig, this is considered most immediate cause of war, ठीक है, पोलैंड पे। तो यहाँ पे हिटलर जो था डिस्ट्रॉय करना चाहता था रशिया को, और जो उनकी टेरिटरी था वो यूज़ करना चाहता था एज लिविंग स्पेस फॉर जर्मन्स, एंड हिज प्रोपागेंडा कैपिटलाइज्ड ऑन एंगर अमंग जर्मन्स हु अप्रूव्ड ऑफ हिटलर्स एक्शन। देन रोल ऑफ अपीजर्स, जो पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट थी बाय यूके एंड फ्रांस, रेज्ड हिटलर्स प्रेस्टीज एट होम, ठीक है। तो ये है इंपॉर्टेंट, इसके जो कॉज थे, कारण थे वर्ल्ड वॉर 2 के। देन इसके इम्पैक्ट की बात करें हम पूरे वर्ल्ड पे, तो सबसे पहले क्या हुआ, डिस्ट्रक्शन हुआ। 40 मिलियन से ज़्यादा लोग इस वर्ल्ड वॉर में जाने चली गई थी। बहुत सारे जो लोग थे वो अपने घरों में थे, होलोकॉस्ट में रहे थे। एंड न्यूक्लियर बम्स ड्रॉप्ड ऑन द हिरोशिमा एंड नागासाकी, ठीक है। तो नागासाकी और हिरोशिमा में जो अभी तक हमें इम्पैक्ट देखने को मिलते हैं, बहुत सारे डिजीज़ वहाँ पे होते हैं, तो वो न्यूक्लियर बम जो ड्रॉप किए गए थे ये वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे ही किए गए थे और तब होता है। यूनाइटेड नेशन वाज स्टैब्लिश, ठीक है। एक ये थोड़ा सा पॉजिटिव इम्पैक्ट हुआ कि 1945 में फिर यूनाइटेड नेशंस का गठन हुआ था। ये मेंटेनेंस ऑफ वर्ल्ड पीस के लिए हुआ था कि लोगों के जो इंडिविजुअल राइट्स हैं वो प्रोटेक्ट हो सके, साथ में क्या हो सके, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सके अक्रॉस द वर्ल्ड। फिर जो UDHR है, UDHR क्या था, UDHR यानी कि यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, ठीक है। तो ये भी एक माइलस्टोन डॉक्यूमेंट था हिस्ट्री, जो ह्यूमन राइट्स हैं तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए। और ये होलोकॉस्ट जो हुआ था, डिस्ट्रक्शन हुआ था वर्ल्ड वॉर 2 की वजह से, उसके बाद ये था, दिस सेट अ कॉमन स्टैंडर्ड ऑफ अचीवमेंट फॉर ऑल पीपल्स एंड ऑल नेशंस। देन शिफ्ट इन बैलेंस ऑफ पावर, ठीक है। जो बैलेंस ऑफ पावर में जो शिफ्ट था वो आ गया था, क्योंकि पहले क्या था, एक तरह से यूरोपियन डोमिनेशन था ऑफ वर्ल्ड, ठीक है। तो ये इसका एंड हो गया और जो बैलेंस ऑफ पावर था वो कॉमन स्टैंडर्ड सेट हो गया बिटवीन USSR एंड US, ठीक है। तो US और USSR के बीच में हो गया था। आपको पता है रशिया हुआ था, मतलब रशिया उसमें उस टाइम पे पावरफुल था, और क्या था, यूनाइटेड स्टेट्स।
उसके बाद फिर स्टार्ट ऑफ कोल्ड वॉर, जो शीत युद्ध का युद्ध जिसे बोलते हैं ना, जिसमें क्या बोलते हैं, ये मतलब ऐसे फिजिकली तो कोई वॉर नहीं हुआ, लेकिन ये आइडियोलॉजिकल वॉर था, यानी कि वैचारिक युद्ध ये हुआ था। इसमें वेपन वगैरह का यूज़ नहीं कर रहे थे, लेकिन 2 ब्लॉक्स डिवाइड हो गए थे, एक ब्लॉक था वेस्टर्न ब्लॉक और एक ब्लॉक था ईस्टर्न ब्लॉक। तो ये जो सुपर पावर के बीच में मतलब कुछ कंट्रीज जो है वेस्टर्न ब्लॉक के साथ हो गई थी, कुछ जो हो गई थी ईस्टर्न ब्लॉक के साथ हो गई थी। अब इसमें युद्ध का जो तरीका था वो क्या था, एस्पिनॉज, जो षड्यंत्र होता है एक दूसरे के खिलाफ, पॉलिटिकल सबवर्जन एंड प्रॉक्सी वॉर्स, ठीक है। अब इसी के बाद जो एक और इम्पैक्ट हुआ वर्ल्ड वॉर 2 का, वो क्या हुआ कि कुछ जो कंट्रीज थी वो ना वेस्टर्न पार्ट में मिली ना फिर ईस्टर्न ब्लॉक में मिली, वो किस में गई, एक अलग से उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन का गठन किया जिसको बोला गया नैम, ठीक है, जिसमें इंडिया था, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट्स, नॉन अलाइंड मूवमेंट। तो एंड थर्ड वर्ड कॉन्सेप्ट इमर्ज, यहाँ से जो थर्ड वर्ड कंसेप्ट था वो इमर्ज होके आया, मीन टू बी नॉन अलाइंड टू एनी ऑफ 2 सुपर पावर्स, ठीक है, कि दोनों सुपर पावर्स में हम नहीं जा रहे, हमारा एक अलग से सेपरेट होगा। देन डीकोलोनाइजेशन हुआ, ठीक है, जो नेशनलिज्म था वॉर की वजह से लोगों में वो जागा, इन कॉलोनीज इन एशिया एंड अफ्रीका एंड एमरजेंस ऑफ मैनी न्यू नेशन स्टेट्स फ्रॉम 1950s। तो ये हमने बताया पूरा वर्ल्ड वॉर 2 के बारे में भी, ये हमारा जो इंटरनेशनल अफेयर से भी रिलेटेड है और आर्ट एंड कल्चर से भी, तो ये हमारा हमने पूरा डिस्कस कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट जो है पुरंदर दास न्यूज़ में थे, क्यों, क्योंकि जो इनका बर्थ और प्लेस है ना पुरंदर दास का, ये मिस्टीरियस है, मतलब अभी ठीक से पता नहीं लग पाया कि एग्जैक्टली कहाँ पे इनका बर्थ हुआ था। तो इनने कर्नाटका गवर्नमेंट विल कमेंस फील्ड रिसर्च एट केशवापुरा इन कर्नाटका, ठीक है, इनकी जो मिस्ट्री है बर्थ प्लेस से रिलेटेड उसको सॉल्व करने के लिए। अब इसके अलावा जो पुरंदर दास थे वो बॉर्न, ऐसा बोला जाता है टिल नाउ अभी तक के लिए, कि वो कहाँ पे हुए थे, पुरंदरगढ़, ठीक है, ये पुणे में है महाराष्ट्र में, तो यहाँ पे बॉर्न हुए थे। लेकिन जो एक्सपर्ट कमिटी कॉन्स्टिट्यूट की गई है कर्नाटक गवर्नमेंट के द्वारा, उनका ये कहना है कि देयर इज़ इनफ एविडेंस कि वो केशवपुरा में उनका बर्थ प्लेस है, ठीक है, केशवपुरा। तो अभी ये करेंगे इस पर आगे रिसर्च। देन पुरंदर दास के बारे में देख लेते हैं, ये सेंट थे, पोएट थे, सिंगर थे, ठीक है। विजयनगर एम्पायर, विजयनगर एम्पायर, अब आप सोचोगे कि मतलब ये क्या मतलब आर्ट एंड कल्चर में आएगा विजयनगर से, ठीक है। तो विजयनगर एम्पायर से उठा के कोई भी क्वेश्चन मतलब बार बार यूपीएससी ने पूछा ही है, तो अभी भी आ सकता है, क्योंकि ये रिलेटेड कहाँ से है, विजयनगर से ही रिलेटेड है। विजयनगर एम्पायर बहुत इंपॉर्टेंट था। तो यहाँ के ये सेंट भी थे, पोएट भी थे, सिंगर भी थे, 1484 to 1564, एंड ही वॉज द डिसिपल ऑफ वया सत्री था, ठीक है, वया सत्री था, राजगुरु थे ये विजयनगर एम्पायर के। एंड प्रायर टू हिज इनिशिएशन to Haridasa tradition, music and literary tradition followed by tradition followed by Vaishnavites, and पुरंदर दास जो थे रिच मर्चेंट थे एंड वाज कॉल्ड श्रीनिवासा नायका, ठीक है। और इनको पितामह ऑफ कर्नाटिक म्यूजिक भी बोला जाता है। पितामह ऑफ कर्नाटिक म्यूजिक किसको बोला जाता है, पुरंदर दास को, प्लीज रिमेंबर दिस, पुरंदर दास को क्या बोला जाता है, पितामह ऑफ कर्नाटक म्यूजिक, कर्नाटक म्यूजिक के पितामह है। और इन्होंने ही, क्योंकि जो कर्नाटक म्यूजिक का एक टीचिंग का जो सिस्टमाइज मेथड है जो अभी आज प्रेजेंट फॉर्म में भी मतलब प्रेजेंट डे में भी फॉलो हो रहा है, तो वो इन्होंने किया था, ठीक है। ही इंट्रोड्यूस द रागा माया मालवा गोला एंड द बेसिक स्किल फॉर म्यूजिक इंस्ट्रक्शन, एंड इनका जो पेन नेम था वो क्या था, पुरंदारा विट्टाला, ठीक है, पुरंदारा विट्टाला। ही हैज़ रिटन अराउंड 4.75 लाख डिवोशनल सॉन्ग्स इन सिंपल कन्नड़ा, ठीक है, नोन एज कीर्तन्स। तो इनको कीर्तन्स बोला जाता है, टचिंग द लोकल इशू, जो भी वहाँ के साउथ इंडिया के लोकल इश्यूज और ट्रेडिशंस थे, तो इसमें ये सब चीज़ें थी, ठीक है। कन्नड़ा में लिखे थे, किस नेम से लिखे थे, पुरंदरा विट्टला, इनका जो पेन नेम था। देन स्वामी हरिदासा, टीचर ऑफ द फॉरमोस्ट हिंदुस्तानी म्यूजिशियन तानसेन, वॉज अ डिसिपल ऑफ पुरंदर दास, ठीक है। स्वामी हरिदास जो थे ये क्या थे, डिसिपल थे पुरंदर दास के। देन अब जियोग्राफिकल इंडिकेशंस के बारे में देख लेंगे। जीआई टैग ये न्यूज़ में क्यों था, क्योंकि अभी बहुत सारे जो मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं उनको अवॉर्ड किया गया है जीआई टैग से। और एक बार मतलब जब ये पूरी सीरीज़ फिनिश हो जाएगी तो हमने जनवरी से और अभी पूरा सितंबर तक या फिर अगस्त तक हमने क्या क्या पढ़ा है, डिस्कस करा है, उसका भी मैं बता दूंगी, ठीक है, रिवाइज कर लेंगे उसको भी। देन वाई इन न्यूज़, तो जीआई टैग इज़ अ साइन यूज्ड ऑन प्रोडक्ट्स दैट हैव स्पेसिफिक जोग्राफिकल ओरिजिन, ठीक है। तो जीआई टैग होता क्या है कि एक साइन यूज़ होता है उन प्रोडक्ट्स के लिए जिसकी स्पेसिफिक जोग्राफिकल ओरिजिन होता है, कि जो वहीं के ओरिजिनेट हुए हैं, ओरिजिन उनका कहीं स्पेसिफिक प्लेस होता है, ठीक है, बाकी और कहीं पे वो नहीं हुए हैं। पॉसेस क्वालिटी और रेपुटेशन दैट आर ड्यू टू दैट ओरिजिन, एंड दीज आर रेगुलेटेड अंडर जो जीआई जोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स है, रजिस्ट्रेशन एंड प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन एक्ट 1999, ठीक है। तो ये एक्ट इंपॉर्टेंट है, जोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन प्रोटेक्शन एक्ट
1999 का जो एक्ट है, इसके थ्रू जो कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट्स, डिज़ाइंस एंड ट्रेडमार्क्स है, हु इज़ रजिस्ट्रार ऑफ जोग्राफिकल इंडिकेशंस, ठीक है, तो इनके द्वारा ये रेगुलेट किया जाता है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। और जीआई इज़ कवर्ड अंडर ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स एग्रीमेंट, ठीक है, जो ट्रिप्स एग्रीमेंट है उसके अंतर्गत ये कवर्ड किए जाते हैं। अब जो जिनको प्रोडक्ट मतलब जिन प्रोडक्ट्स को जीआई टैक्स ग्रांट किया गया है वो है कश्मीर सैफरन, ठीक है। कश्मीर सैफरन जो है इसको ये कल्टिवेटेड इन कारेवास हाईलैंड्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, और इट इज़ ओनली सैफरन इन द वर्ल्ड ग्रोन एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 1600 मीटर टू 1800 मीटर, ठीक है। तो ये एक ऐसा मात्र सैफरन है, केसर बोलते हैं ना, बहुत ज़्यादा यूज़ होता है इसका। इन एशियन संस्कृत लिटरेचर सैफरन इज रेफर्स टू बहुखम, और इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो लॉन्गर थिकर स्टिग्मा एंड नेचुरल डीप रेड कलर, हाई अरोमा, बिटर फ्लेवर, फ्री प्रोसेसिंग एंड हाई क्वांटिटी ऑफ क्रोकिन, कलरिंग स्ट्रेंथ जिसके लिए जाना जाता है, ठीक है। तो इसमें ये सब होते हैं। 3 टाइप्स ऑफ इंक्लूड गुची, लच्छा एंड मोंगरा सैफरन, ठीक है, गुची, लच्छा एंड मोंगरा सैफरन। एंड ईरान जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है सैफरन का, और इंडिया जो है सेकंड है, ठीक है, सेकंड। देन कोविलपट्टी कडलाई मिठाई, ठीक है, कोविलपट्टी कडलाई मिठाई जो है तमिलनाडु का, इसको जीआई टैग मिला हुआ है। अब ये है क्या, ये कैंडी मेड ऑफ पीनट्स है, ठीक है। एक तो ये चीज़ आ सकता है कि कोविलपट्टी कडलाई जो मिठाई है ये कहाँ का है, स्टेट्स दे दिए जाएंगे, जैसे आंध्र प्रदेश दे दिया जाएगा, कर्नाटक दे दिया जाएगा, है ना, और केरला दिया जाएगा, तमिलनाडु दिया जाएगा, तो तमिलनाडु का है कोविलपट्टी कडलाई मिठाई। दूसरा ये पूछा जाएगा या तो किस चीज़ से रिलेटेड है, तो ये कैंडी है मेड ऑफ पीनट्स and held together with glistening syrup and topped with wisp of grated coconut dyed pink, green and yellow। और ये सारे जितने भी नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं जो ट्रेडिशनल और स्पेशल जो वेलम होते हैं यानी कि जैगरी एंड ग्राउंड नट्स, तो उनको मिक्स करके ये बनाया जाता है। एंड वाटर फ्रॉम द रिवर थम्बिरा बरानी, ठीक है, थम्बिरा बरानी का जो वाटर है वो यूज़ किया जाता है इसके प्रोडक्शन के लिए, विच इन्हांसेस द टेस्ट नेचुरली, है ना। तो कोविलपट्टी कडलाई मिठाई, ये है मिठाई तमिलनाडु। एंड चक हाउ जो है ब्लैक राइस है, ठीक है, चक हाउ ब्लैक राइस है मणिपुर का, ये न्यूज़पेपर में भी डिस्कस किया था। चक हाउ ब्लैक राइस ऑफ मणिपुर, ठीक है, चक हाउ पहले तो कहाँ का है, मणिपुर का, और है क्या, ब्लैक राइस है, ठीक है, ब्लैक राइस है। Seconded glutinous rice which has been in cultivation in Manipur over century is characterized by its special aroma। और ये यूज़ किया जाता है जो ट्रेडिशनल मेडिसिन प्रैक्टिशनर होते हैं उसके द्वारा भी यूज़ किया जाता है एज अ ट्रेडिशनल मेडिसिन। एंड दिस राइस टेक्स द लॉन्गेस्ट कुकिंग टाइम, ठीक है, बहुत ज़्यादा इसमें टाइम लगता है 40 से 45 मिनट का, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फाइब्रस ब्रांड लेयर एंड हायर क्रूड फाइबर कंटेंट। देन गोरखपुर टेराकोटा को भी मिला हुआ है जीआई टैग, ठीक है, गोरखपुर टेराकोटा। और इसमें जो है वेयर द पॉटर्स मेक वेरियस एनिमल्स फिगर्स लाइक हॉर्सेज, एलिफेंट्स, कैमल, गोट, ऑक्स, ठीक है। तो ये एक आर्ट फॉर्म है, ठीक है, सेंचुरी ओल्ड ट्रेडिशन है आर्ट फॉर्म का, जिसमें पॉटर्स ये सारे एनिमल्स वगैरह को भी बनाते हैं विद हैंड अप्लाइड ऑर्नामेंटेशन। और जो ये पूरा जो काम किया जाता है ये आर्ट का, ये बेयर हैंड से किया जाता है। एंड आर्टिशियंस यूज़ नेचुरल कलर, ठीक है, नेचुरल कलर इसमें यूज़ करते हैं। और अभी 1000 से ज़्यादा वेराइटीज़ के जो है टेराकोटा वर्क डिज़ाइन किए गए हैं लोकल क्राफ्ट्समैन के द्वारा, ठीक है। तो ये तो पता ही है यूपी का हो गया। देन सोहराई खोवर जो पेंटिंग है, सोहराई खोवर पेंटिंग क्या है, ट्रेडिशनल एंड रिचुअलिस्टिक मोरल आर्ट, ठीक है, जो वॉल वगैरह पे की जाती है, बीइंग प्रैक्टिस्ड बाय लोकल ट्राइबल वुमेन इन द एरिया ऑफ हज़ारीबाग, ठीक है, हज़ारीबाग आपको पता चल गया। तो हज़ारीबाग कहाँ पे, झारखंड में, तो झारखंड की ये है, ठीक है, क्या है, सोहराई खोवर पेंटिंग, सोहराई खोवर पेंटिंग, झारखंड, हज़ारीबाग डिस्ट्रिक्ट। ओके, प्लीज़ रिमेंबर दिस, झारखंड, हज़ारीबाग डिस्ट्रिक्ट, सोहराई खोवर, ठीक है। जो मिठाई मैंने बताया था वो कहाँ का था, तमिलनाडु का, गोरखपुर टेरिकोटा, है ना। और लोकल हार्वेस्ट मैरिज सीजन यूजिंग लोकल नेचुरली अवेलेबल सॉइल्स ऑफ डिफरेंट कलर्स। एंड जो तेलिया रुमाल ऑफ तेलंगाना है, ठीक है, ता से तेलिया हो गया, ता से तेलंगाना हो गया, तेलिया रुमाल ऑफ तेलंगाना। तो ये भी हैंडमेड वर्क इसमें इंटीग्रेट होता है विद कॉटन लूम डिस्प्लेइंग अ वेराइटी ऑफ पर्टिकुलर कलर्स रेड, ब्लैक एंड वाइट, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थे। तेलई रुमाल ऑफ तेलंगाना, सोहराई खोवर पेंटिंग कहाँ की थी, ये झारखंड की, हज़ारीबाग डिस्ट्रिक्ट, गोरखपुर टेरिकोटा, चक हाउ जो है ब्लैक राइस है मणिपुर का, कोविलपट्टी कडलाई मिठाई तमिलनाडु की है, एंड कैडी मेड ऑफ पीनट्स है, कश्मीर सैफरन जो है करेवाज रीजन में किया जाता है कल्टीवेट, जम्मू कश्मीर का है, ठीक है। जीआई टैग इन सबको मिला है। बाकी हमने किसके, पुरंदर दास के बारे में देखा, इनकी बर्थ प्लेस को लेकर कंट्रोवर्सी है कि कहाँ पे है, महाराष्ट्र में है या फिर साउथ इंडिया में। नेक्स्ट जो है हम जून का देख लेते हैं। तो यहाँ पे हेरिटेज मैनेजमेंट को लेके आया, ठीक है। हेरिटेज मैनेजमेंट जो है क्यों न्यूज़ में था, नीति आयोग रिलीज अ वर्किंग ग्रुप रिपोर्ट ऑन इम्प्रूविंग हेरिटेज मैनेजमेंट इन इंडिया,
ठीक है। नीति आयोग ने रिपोर्ट, वर्किंग रिपोर्ट एक बनाई है ताकि जो इंडिया में जो हेरिटेज मैनेजमेंट है वो अच्छे से हो सके। तो 5 लाख प्लस हेरिटेज साइट्स और मोन्यूमेंट्स को इसमें रखा गया इन द कंट्री, एंड इट इंक्लूड्स 3691 ASI प्रोटेक्टेड मोन्यूमेंट्स एंड 38 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, 6000 प्लस स्टेट आर्कियोलॉजी प्रोटेक्टेड मोन्यूमेंट्स एंड 4 लाख प्लस रिलीजियस हेरिटेज साइट्स। ठीक है, तो जो हमारे लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट है वो यही चीज़ है कि जो जुरिसडिक्शन है ओवर दीज मोन्यूमेंट्स, कल्चरल हेरिटेज एंड आर्कियोलॉजिकल साइट एज फॉलोज। तो सबसे पहले यूनियन की बात करें तो एंशिएंट एंड हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स डिक्लेयर्ड बाय पार्लियामेंट टू बी अ नेशनल इंपॉर्टेंस। ठीक है, तो ये पार्लियामेंट टू बी अ नेशनल इंपॉर्टेंस का इसको कर रहे हैं डिक्लेयर, जो एंशिएंट एंड हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स है ये सारे। ठीक है, एंड अंडर द अबव प्रोविजन यूनियन गवर्नमेंट हैज़ इनेक्टेड, इस टाइम पे यूनियन गवर्नमेंट ने इनेक्ट किया है, किसके थ्रू ये डिक्लेयर होते हैं, इस एक्ट के थ्रू। ठीक है, आर्कियोलॉजिकल साइट्स, एंशिएंट मोन्यूमेंट्स, आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट, AMASR एक्ट ऑफ 1958। तो इसको याद रखना, AMASR एक्ट ऑफ 1958 इसके थ्रू होते हैं। दूसरा एक और एक्ट होता है जिसको बोलते हैं एंटिक्विटीज़ एंड आर्ट ट्रेजर एक्ट 1972। ठीक है, क्योंकि ये हमारे ट्रेजर होते हैं, इसको हम ऐसे डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, इसको हम सेफ गार्ड मतलब अच्छे से रखेंगे प्रोटेक्ट करके, तो इसलिए इनको क्या बोलते हैं, एंटिक्विटीज़ एंड आर्ट ट्रेजर एक्ट 1972 भी इनेक्ट किया गया था टू रेगुलेट द एक्सपोर्ट ट्रेड इन एंटिक्विटीज़ एंड आर्ट ट्रेजर एंड टू प्रोवाइड फॉर द प्रिवेंशन एंड स्मगलिंग ऑफ एंड फ्रॉडुलेंट डीलिंग्स इन एंटिक्विटीज़। ठीक है, अब स्टेट की बात करें तो स्टेट को क्या है, एंशिएंट एंड हिस्टोरिकल मूवमेंट्स अदर देन दोज डिक्लेयर्ड बाय पार्लियामेंट टू बी ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस थ्रू डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी फॉर द स्टेट प्रोटेक्टेड मोन्यूमेंट्स। ठीक है, कॉन्करेंट लिस्ट में जो अगर बात करें तो जो बोथ है यूनियन और स्टेट के जो होंगे हाफ कॉन्करेंट जुरिसडिक्शन ओवर आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स अदर देन दोज डिक्लेयर्ड बाय लॉ एंड पार्लियामेंट टू बी अ नेशनल इंपॉर्टेंस। बाकी के जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं इनको मैनेजमेंट करने के लिए एक आर्टिकल 253 है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, तो ये पार्लियामेंट को करता है टू लेजिस्लेट फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एनी ट्रीटी। ठीक है, जो भी अग्रीमेंट कन्वेंशन है एनी किसी भी कंट्री के साथ, और कोई भी डिसीजन है मेड इट एनी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस एसोसिएशन और अदर बॉडी। ठीक है, तो ये पार्लियामेंट को पावर प्रोवाइड करता है, आर्टिकल 253। और आर्टिकल 51A का जो F है क्लॉज, तो इसमें पुट्स अ ड्यूटी ऑन एवरी सिटीजन टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर। ठीक है, तो आपको वहाँ पे गंदा करके नहीं आना है, ये एक हमारी क्या हो गई, फंडामेंटल ड्यूटीज़ में हो गया, क्योंकि आर्टिकल 51A में है तो ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ है। ठीक है, नीड फॉर प्रोटेक्टिंग एंड कंजर्विंग इंडियाज बिल्ड हेरिटेज, इंटरनेशनल लेवल पे भी मतलब जो यूनिवर्सल शेयर्ड हेरिटेज है तो वो भी इसी वजह से यही है कि मतलब क्या करना है कि जो भी कल्चर एक्सचेंज है वो करना है थ्रू हिस्ट्री एंड लर्निंग फ्रॉम इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस। नेशनल लेवल पे है फिर, है ना, एज अ टूल ऑफ नेशनल बिल्डिंग। लोकल लेवल पे है जो भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट है उसको गाइड करना ऑफ हिस्टोरिक सिटीज़ एंड साइट्स एट लोकल लेवल, लिंकिंग डायरेक्टली विद रीयूज़ एंड सोशियो इकोनॉमिक बेनिफिट्स। ओके, अब जो यहाँ पे है सबसे मेन आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एक नोडल एजेंसी है दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर आर्कियोलॉजिकल रिसर्च एंड कंजर्वेशन करती है, प्रिजर्वेशन करती है जो भी हमारे कल्चर मोनूमेंट्स होते हैं कंट्री में उनका। 1861 में फाउंड की गई थी। इसके जो फंक्शन होते हैं, अटैच्ड ऑफिस है टू मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। इंपॉर्टेंस फंक्शन ASI के आइडेंटिफाइड किए गए हैं, एक्सप्लोरेशन, एक्सक्वेशन, प्रोटेक्शन ऑफ मोन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स। ठीक है, तो ये सारे किए जाते हैं इनके काम। मेंटेनेंस, कंजर्वेशन किया जाता है, इन्वायरमेंट डेवलपमेंट और आर्कियोलॉजिकल साइट्स म्यूजियम, है ना, सर्वे किए जाते हैं। एपिग्राफिकल सर्वेज होते हैं जो संस्कृत, द्रविडियन, अरेबिक, पर्शियन एंड इंस्टीट्यूट ऑफ आर्कियोलॉजी। देन NGO इन हेरिटेज कंजर्वेशन मैनेजमेंट इन इंडिया। ठीक है, तो ये सारे हैं। आगा खान ट्रस्ट का नाम बार बार आता है न्यूज़ में, AKTC। ठीक है, तो ये भी क्या है, फिजिकल और सोशल कल्चर इकोनॉमिक रिविटलाइजेशन करता है कम्युनिटीज़ का इन द डेवलपिंग वर्ल्ड। दूसरा एक इंटैक्ट का नाम आता है। ठीक है, बहुत ये न्यूज़ में रहते हैं, आगा खान ट्रस्ट फॉर कल्चर एंड इंटैक्ट इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चर हेरिटेज साइट्स। ठीक है, तो ये भी हेरिटेज अवेयरनेस और कंजर्वेशन के लिए काम करता है। दूसरा इंटरनेशनल काउंसिल और मोन्यूमेंट्स एंड साइट्स। ठीक है, इकोमॉस। ठीक है, इकोमॉस जो हो गया, तो ये हमारा मेंस के लिए फॉर्डर मटेरियल हो गया। ठीक है, हमने तो इसमें प्रीलिम्स भी कर लिया, मेंस भी कर लिया, और साथ में जो भी करंट स्टैटिक दोनों का मिक्स हम कर रहे हैं। ठीक है, तो इंटरनेशनल काउंसिल ऑन मोन्यूमेंट्स एंड साइट्स जो है वर्क्स फॉर कंजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ कल्चर हेरिटेज प्लेस। इट इज़ the only global NGO of this kind which is dedicated to promoting the application of theory, methodology and scientific techniques to the conservation of the culture heritage. Then a World Monuments
फंड, ठीक है, वर्ल्ड मोन्यूमेंट्स फंड जो है ये भी क्या करता है, जो भी हेरिटेज कंजर्वेशन के जो प्रोजेक्ट होते हैं उन पे ही फोकस करता है। इंडिया में अवेयरनेस प्रोग्राम ये करता है। एंड एस्टैब्लिश इन 2015 में ये वर्ल्ड मोन्यूमेंट्स जो फंड था 2015 में इस्टेब्लिश हुआ था, जो वर्ल्ड मोन्यूमेंट फंड इंडिया सर्व एज अ लोकल रिप्रेजेंटेशन फॉर WMF असिस्टिंग विद प्रोजेक्ट मैनेजमेंट आउटरीच, ठीक है। अब रिलेटिव स्टैटिक्स देख लें, इंडिया की जो रैंक है 34 है। तो वर्ल्ड ट्रैवल एंड टूरिज्म कॉम्पिटिटिव इंडेक्स जो 2019 में रिलीज़ की गई थी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा रिलीज़ की जाती है वर्ल्ड ट्रैवल एंड टूरिज्म कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2019, जिसमें इंडिया की रैंक है 34, ठीक है। तो ये मैंने मतलब जानबूझ के मतलब ऐसे तेज तेज बोला है ताकि याद हो जाए। 34th रैंक है हमारी और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा ये रिलीज़ की जाती है। तो टूरिज्म जनरेटेड $240 बिलियन और 9.2% ऑफ इंडिया GDP 2018, और इसने सपोर्ट की थी 42.6 मिलियन जॉब्स, 8.1% ऑफ टोटल एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। अभी तो क्या है, पूरी तरह से ये टूरिज्म इंडस्ट्री डिवेस्टेट मतलब बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय ही हो गई। नीति आयोग रिपोर्ट हैज़ हाईलाइटेड वेरियस डायमेंशन ऑफ हेरिटेज मैनेजमेंट एंड गिवन इट्स रिकमेंडेशन। तो ये मेरी एक गुजारिश आपसे कि एक बार आप इन सारी चीज़ों को एक बार पढ़ लेना, एक बार इसको गो थ्रू कर लेना, ठीक है। और या तो आप स्क्रीनशॉट लेके अभी देख सकते हो उसके जो रिकमेंडेशन है नीति आयोग की, ये सारे हैं। डेवलपिंग जैसे साइट म्यूजियम को लेके, ई मतलब एग्जीबिशन एंड एक्सप्लोरेशन, ठीक है। अर्बन हेरिटेज, वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स को लेके है। देन इंस्टीट्यूशनल कोलैबोरेशन, विजन, ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग मॉडल, ठीक है। तो ये सारे हैं। अब कुछ हम इनिशिएटिव अगर देखें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, जैसे ये दे दिया जाता है हृदय, किससे रिलेटेड है हृदय, तो हृदय क्या है, नेशनल हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑग्यूमेंटेशन योजना, ठीक है। तो ये सारी जो हेरिटेज सिटीज़ हैं इन इंडिया की, तो उनको क्या करने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए, उनको रिविटलाइज करने के लिए। देन प्रसाद स्कीम है गवर्नमेंट की, ये भी क्या है, प्रसाद मतलब पिलग्रिमेज, रिजोनोवेशन एंड स्पिरिचुअल हेरिटेज ऑग्यूमेंटेशन ड्राइव, ठीक है। तो ये भी है डेवलपमेंट एंड ब्यूटिफिकेशन, ठीक है, ब्यूटिफाई करने के लिए जो पिलग्रिमेज डेस्टिनेशंस हैं, 40 साइट्स ऐसी हैं जिनको ये किया जाएगा। देन स्वच्छ आइकॉनिक प्लेस जो है, ये भी जो स्वच्छ टूरिज्म डेस्टिनेशन है टू एनहांस द एक्सपीरियंस ऑफ टूरिस्ट का एक्सपीरियंस अच्छा करने के लिए है स्वच्छ आइकॉनिक प्लेस। देन अडॉप्ट अ हेरिटेज, ठीक है, अपनी धरोहर अपनी पहचान, इसका वो है फोर्ट। एंड जैसे जो रेड फोर्ट है दलमिया ग्रुप का है ना, तो ये क्या कर रहे हैं, मतलब इसमें प्राइवेट सेक्टर को भी क्या कर रखा है, एंगेज किया हुआ है, ठीक है, टू प्रोवाइड वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़। देन स्वदेश दर्शन स्कीम जो है टूरिज्म मिनिस्ट्री की है, ठीक है, थीम बेस्ड टूरिस्ट सर्किट्स एंड वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। इनक्रेडिबल इंडिया 2.0 कैंपेन जो है 2018 में था, ये भी इंटरनेशनल टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए। देन आदर्श स्मारक ASI ने इसमें आइडेंटिफाइड किए 100 मोन्यूमेंट्स टू बी डेवलप्ड एज मॉडल मोन्यूमेंट्स एंड आदर्श स्मारक बता दिए। प्रोजेक्ट मौसम जो है टू रिकनेक्ट एंड रीएस्टैब्लिश कम्युनिकेशन बिटवीन कंट्रीज एंड द इंडियन ओशन, ठीक है। देन है मालाबार रिबेलियन जो है 2021 का था, विल बी द 100th ईयर एनिवर्सरी ऑफ द मालाबार अपराइजिंग, ठीक है। तो अभी जो होगी 2021 में, इसीलिए न्यूज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 2021 में इसकी 100th ईयर ऑफ एनिवर्सरी सेलिब्रेट की जाएगी। अब मालाबार रिबेलियन को क्या बोला जाता था, मोपला रिबेलियन, ठीक है, मोपला भी बोला जाता है मोपला विद्रोह, एंड वाज एन आर्म्ड रिवोल्ट स्टैक्ड बाय द मोपला मुस्लिम्स इन केरला, ठीक है। ये ब्रिटिश अथॉरिटी के अगेंस्ट हुआ था और एंड देयर हिंदू लैंडलॉर्ड्स इन 1921 एंड द 6 month लॉन्ग रिबेलियन ये चला था। फर्स्ट केस ऑफ नेशनलिस्ट अपराइजिंग इन सदर्न इंडिया एंड इन अकर्ड विद इन द ब्रॉडर स्पेक्ट्रम ऑफ खिलाफत एंड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लेड बाय महात्मा गांधी, ठीक है। जो खिलाफत मूवमेंट था, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था, तो इसके ये ब्रॉडर स्पेक्ट्रम ये हुआ था। एंड मोपला वर द मुस्लिम टेनेंट्स, ठीक है, इनको क्या बोलते हैं, कनमदार्स एंड कल्टिवेटर्स वेरू पट्टमदार्स inhabiting the Malabar region where most of the landlords Janami और जेमीज वर अपर कास्ट हिंदूज, ठीक है। तो यहाँ पे अपर कास्ट हिंदूज थे और लैंडलॉर्ड्स जो थे, तो इनके विरोध में ये हुआ था, मुस्लिम टेनेंट्स थे, ठीक है, मोपलाज ने मतलब जो भी प्रोमिनेंस थी ओवर देयर लैंडलॉर्ड्स ड्यूरिंग द मैसूरियन जो इन्वेजन हुआ था हैदर अली के द्वारा एंड टीपू सुल्तान के द्वारा, तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट हो गए थे। लेकिन जो ब्रिटिश ऑक्यूपेशन हुआ था ऑफ मालाबार 1972 में, तब उसके बाद क्या था, थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर हुआ था, तब उसके बाद जो डोमिनेशन था वो हिंदू लैंडलॉर्ड्स का रीस्टैब्लिश हो गया था, ठीक है। इन द सिनेरियो मोपला सून फाउंड देमसेल्व्स एट द मर्सी ऑफ देयर हिंदू लैंडलॉर्ड हु वर सस्टेन्ड बाय द ब्रिटिश अथॉरिटी एज देयर
एजेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पे कॉज बताए गए हैं मालाबार के मतलब ये जो रिबेल हुआ था, रिबेलियन ये क्यों हुआ था, क्योंकि फ्यूडल कॉन्फ्लिक्ट्स इन द मालाबार रीजन 32 अपराइजिंग रिकॉग्नाइज की गई थी मोपला रीजन में, ठीक है। 1836 से 1990 में जो भी मतलब हाई कास्ट हिंदू लैंडलॉर्ड्स हैं उनके अगेंस्ट में, और जो उनके रिलेटिव और जो असिस्टेंट थे ब्रिटिश ऑफिशियल थे उनके अगेंस्ट में। देन एग्रेरियन जो डिसकंटेंट था, ठीक है, एंटी ब्रिटिश और एंटी फ्यूडल सेंटिमेंट्स को लेके। देन पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन ऑफ मोपलास था, खिलाफत कमेटी, गांधी अलॉन्ग विद शौकत अली, ये सारे जो लीडर थे, है ना, इन्होंने विजिट किया था कैलिकट को टू स्प्रेड द कम्बाइंड मैसेज ऑफ नॉन कॉपरेशन खिलाफत अमंग द रेजिडेंट ऑफ मौलाबार। देन यहाँ पे रिलीजियस हेड जो थे वो कौन थे, महादुम तंगल, ठीक है। तो ये हमने हिस्ट्री भी पूरी तरह से एक बार पढ़ रहे हैं हम। इमीडिएट कॉज मापला अंडर द लीडरशिप ऑफ वरहम कुनट कुजान मेड हाजी, ठीक है। तो इन्होंने आर्म्स लिए थे, और अली मुसलियार का नाम याद रखना है, ठीक है। जो ये लीडर थे इनको अरेस्ट कर दिया गया था। रूमर दैट अ प्रोमिनेंट मॉस्क इन थ्रुंगडी हैज़ बीन रेडेड, ठीक है। और कोर्स ऑफ रिबेलियन तो ये सारे हैं रिबेलियन, जैसे यही है कि जो टेरिटरी था उसको डिक्लेयर कर दिया था इंडिपेंडेंट स्टेट अगस्त 1921 में विद हाजी एट इट्स रूलर, ठीक है। एंड वैगन ट्रेजेडी किसे बोलते हैं, वैगन ट्रेजेडी अप्रॉक्सीमेटली जो 16 मतलब जो प्रिजनर्स थे, ठीक है, वो जब प्रिजन गए थे तो उनकी डेथ हो गई थी सफोकेशन की वजह से, ठीक है। सफोकेटेड टू डेथ इन अ क्लोज रेलवे गुड वैगन्स, ठीक है, गुड्स वैगन। एंड बाय जनवरी 1922 दे हैड टेकन बैक द एरियाज हेल्ड बाय रेबल एंड कैप्चर्ड ऑल देयर की लीडर्स, ठीक है। तो हाजी को भी अरेस्ट कर लिया गया था, वाज सेंटेंस टू डेथ अलॉन्ग विद हिज कॉम्पैट्रियट्स। अहोम किंगडम न्यूज़ में था, वाई न्यूज़ इन अ रीसेंट कंट्रोवर्सी चौलोंग शोकापा, ये अहोम किंगडम के इनको फाउंडर बोला जाता है, इनको रेफर किया जा रहा है चाइनीज़ इन्वेडर, ठीक है। तो ये थे कौन, चौलोंग शुकापा। तो ये 13th सेंचुरी के रूलर थे हु फाउंडेड द अहोम किंगडम दैट रूल्ड असम 6th सेंचुरी, ठीक है। कंटेम्प्रेरी स्कॉलर्स थे, और इनकी जो रूट्स थी वो म्यांमार से थी, लेकिन इनको अभी चाइनीज़ इन्वेडर्स बोला जा रहा है। एंड आर्किटेक्ट ऑफ बोर असम और ग्रेटर असम के ये आर्किटेक्ट भी बोला जाता है इनको, ठीक है। सक्सेसफुल एफर्ट्स थे इनके, जो भी कम्युनिटीज़ और ट्राइब्स थे डिफरेंट, उनको एक साथ इन्होंने एसिमुलेट किया था। एंड असम जो है सेलिब्रेट करता है असम दिवस December 2 को, ठीक है, 2 दिसंबर को। और अहोम किंगडम 13th सेंचुरी का किंगडम था, ठीक है। ये जो म्यांमार से मतलब जो प्रेजेंट म्यांमार है वहाँ से आया था टू द ब्रह्मपुत्र वैली इन 1253। सुखापा एस्टैब्लिश हिज कैपिटल एज चरयाइडू असम, ठीक है। तो ये यहाँ पे रीजन भी यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और इस्टेब्लिशमेंट न्यू स्टेट्स बाय सप्रेसिंग द ओल्डर पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ भुयानाज जो लैंडलॉर्ड्स थे, बाय कंक्वायरिंग पावरफुल किंगडम्स ऑफ द चुटियाज 1523 एंड ऑफ द कोच हाजो 1581 एंड द 16th सेंचुरियन बाय सबजुडिकेटिंग मैनी ट्राइब्स, ठीक है। तो ये काफ़ी सारे इन्वेजन इन लोगों ने अहोम किंगडम ने फेस किए, जैसे साउथ वेस्टर्न एरिया से जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में मुगल्स के द्वारा 1662 में डिफीट किया गया था। फिर बर्मीज़ इन्वेजन था असम में, है ना, ट्रीटी ऑफ यंडाबू 1826 में हुई थी। तो ये है इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ें, पहाड़ी आलू। तो ये जो है कुशीनगर न्यूज़ में था। तो कुशीनगर जो है द यूनियन कैबिनेट हैज़ रिसेंटली गिवन इट अप्रूवल फॉर डिक्लेरेशन ऑफ कुशीनगर एयरपोर्ट इन उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो कुशीनगर एयरपोर्ट जो उत्तर प्रदेश में है उसको मतलब इंटरनेशनल एयरपोर्ट बोला जा रहा है। डिक्लेरेशन कुशीनगर एयरपोर्ट इन उत्तर प्रदेश एज एन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो कुशीनगर आपको पता है बुद्धिस्ट पिलग्रिम साइट है एंड इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द बुद्धिस्ट सर्किट लॉर्ड बुद्धा अटेंड महापरिनिर्वाण, ठीक है। तो यहाँ पर लॉर्ड बुद्धा ने महापरिनिर्वाण को अटेंड किया था। और महापरिनिर्वाण क्या होता है बुद्धिज़्म में, ये अल्टीमेट स्टेट ऑफ निर्वाणा होता है, एवर लास्टिंग हैप्पीनेस, हाईएस्ट पीस एंड हैप्पीनेस ये होता है, ठीक है, महापरिनिर्वाणा। तो ये था। और प्रोमिनेंट मतलब इनकी एक तरह से क्या हो गई थी, एंटर्ड बाय एन एवकेंट being at the moment of the physical death. Prominent archaeological site है सिटी, महापरिनिर्वाण स्तूपा भी है एंड टेम्पल। द लेटर हाउसेस ऑफ स्टनिंग 1500 ईयर ओल्ड रिक्लाइनिंग बुद्धा एंड मुक्त बंधनम स्तूपा है, ठीक है। इसमें जो बुद्धा की जो क्रिमेशन साइट है उसको रिप्रेजेंट किया गया है। एंड दिस साइट ऑफ कुशीनगर वाज फर्स्ट आइडेंटिफाई बाय सर अलेक्जेंडर कनिंघम 1877 में आइडेंटिफाई किया गया। ये फर्स्ट डायरेक्टर जनरल भी थे ASI के, ठीक है, बता चुके हैं हम। 1861 में इन्होंने फाउंड किया था ASI को। देन अदर इंपॉर्टेंट जो बुद्धिस्ट साइट है लुम्बिनी में, ठीक है, लुम्बिनी में जो साइट है उसको बुद्धा बर्थ प्लेस बोला जाता है, बोध गया, वेयर बुद्धा अटेंड
enlightenment. सारनाथ where Buddha gave his first sermon after attaining enlightenment. ठीक है, फर्स्ट sermon सारनाथ में, बोध गया में क्या था, enlightenment अटेंड की थी. लुम्बिनी उनका बर्थ प्लेस था. कपिल वस्तु जो था वेयर बुद्धा ग्रीव अप एज अ चाइल्ड. कौशंबी में बुद्धा डिलीवर्ड मैनी sermons एंड सन कीशा जो था लॉर्ड बुद्धा इज बिलीव टू हैव डिसिडेंट हेयर आफ्टर गिविंग sermons टू हिज मदर इन हेवन. श्रावस्ती जो था यहाँ पे डिवाइन प्रोवेस शो की थी बुद्धा ने, इम्प्रेस अपॉन द नॉन बिलीवर्स एंड डिलीवर्ड इंपॉर्टेंट sermon. ठीक है, और कुशीनगर का हमने बता दिया महापरिनिर्वाण अटेंड किया था. तो आई होप आपको वीडियो लेक्चर पसंद आएगा. प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन. थैंक यू, हैव अ नाइस डे.